हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज 58 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना जो एक पार्ट है हीट कैपेसिटी से पहले। अपन हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले, ऊष्माधारिता पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फोनॉन के बारे में। ठीक है, तो फोनॉन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर इसके अस्तित्व के प्रमाण पढ़ेंगे और उसके बाद में समय बचा तो हम ऊष्माधारिता को पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर जो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थों की वो हम लेके चलेंगे। फोनॉन क्या होता है, इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम फोटोन के साथ। ठीक है, कि जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों में या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटा फोटोन होता है, वैसे ही क्रिस्टल के अंदर यदि हम उसको एनर्जी देते हैं, किसी पदार्थ में, क्रिस्टल में, ठोस पदार्थ को हम जब एनर्जी देते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं, तो होता क्या है, उसमें परमाणु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष या फिर अपनी मीन पोजीशन के सापेक्ष या उसकी स्थिति के सापेक्ष कंपन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब परमाणु कंपन करता है तो उसके जो निकटवर्ती परमाणु हैं, इसके जो समीपवर्ती परमाणु हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, उस परमाणु से युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है कि उनके युग्मन के कारण वो एक कंपन विधा में क्या करते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, कंपन विधा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष क्या क्या करने लग जाते हैं, दोलन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम मान सकते हैं कि जो ये द्वियुग्मित दोलक हैं, जो द्वियुग्मित परमाणु, या फिर इनको दोलक बोलते हैं, क्योंकि परमाणु यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए ऑसिलेटर की तरह, एक एज ए दोलक की तरह काम कर रहा है, कंपन कर रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो जो युग्मित दोलक हैं उनकी ऊर्जा, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उस ऊर्जा का क्वांटा कौन है, फोनॉन है। कि क्रिस्टल में जो द्वियुग्मित दोलक हैं उनकी ऊर्जा या फिर प्रत्यास्थ तरंगों की ऊर्जा, क्योंकि एज ए इलास्टिक वेव्स ही चलती हैं वो। ठीक है, तो इस द्वियुग्मित पर दोलकों की ऊर्जा या फिर प्रत्यास्थ तरंगों की ऊर्जा का जो क्वांटा है वो वहाँ पर कौन होगा, फोनॉन होगा। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटा कौन होता है, फोटोन होता है। ठीक है, इस प्रकार से कंपेयर करके पढ़ना है। तो फोटोन, इसके फोनॉन के पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है ऊष्मीय ऊर्जा। क्या होती है, यानी लेटिस में जो एनर्जी का क्वांटा होता है, चालक में जो ऊर्जा का क्वांटा होता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा का क्वांटा होता है, जो द्वियुग्मित दोलकों की ऊर्जा का क्वांटा होता है, वो फोनॉन होता है, सिंपल भाषा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखना स्टार्ट करते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एज ए फोटोन को कंपेयर कर करके। उसके बाद में फोनॉन का अवशोषण किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी क्रिस्टल जालक को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर परमाणु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन प्रारंभ करते हैं, इसके समीपवर्ती परमाणु भी इससे प्रभावित होते हैं। इसके समीपवर्ती परमाणु भी इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार युग्मित परमाणु या युग्मित दोलकों, ऑसिलेटर्स की ऊर्जा या
प्रत्यास्थ तरंगों की ऊर्जा क्वांटम, जो उस एनर्जी को लेके जा रहा है वो क्वांटम, फोनॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोनॉन कहलाता है। इसके ब्रैकेट में लिखना, जिस प्रकार इसको कंपेयर करेंगे ना किससे, फोटोन से, ब्रैकेट में लिखना जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटम फोटोन होता है, ठीक उसी प्रकार कौन होता है? फोनॉन होता है। कहां पर? युग्मित परमाणु या युग्मित दोलकों की ऊर्जा, जिसको ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, या प्रत्यास्थ तरंगों की ऊर्जा का क्वांटम कौन है? फोनॉन कहलाता है। अब लिखो कि फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या फिर प्रकाशीय ऊर्जा क्वांटा है, जबकि फोनॉन जालक में, क्रिस्टल जालक में ऊष्मीय ऊर्जा का क्वांटा है। ऊष्मीय ऊर्जा का क्वांटा है। ठीक है, देखो इसको। लिख लिया। अब एक जैसे फोटोन की सहायता से पदार्थों के ऊष्मीय, क्योंकि किसका है, लेटेस्ट में थर्मल एनर्जी क्वांटा है, ऊष्मीय ऊर्जा का क्वांटा है, जो द्वियुग्मित दोलक कंपन करते हैं, जो प्रकाश तरंगों की ऊर्जा होती है प्रत्यास्थ तरंगों की, उसका क्या है? क्वांटम है। तो इसकी सहायता से हम पदार्थ के ऊष्मीय और विद्युतीय गुण आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको फोनॉन की सहायता से पदार्थों के ऊष्मीय एवं विद्युतीय गुण ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्म है, वो गुणधर्म लिखो। ठीक है, लिखो फोनॉन के गुणधर्म। और फोनॉन के गुणधर्म क्या है? कि जिस प्रकार फोटोन कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, या फिर जिस प्रकार फोटोन की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार फोनॉन की भी द्वैत प्रकृति पाई जाती है। जिस प्रकार फोटोन कण एवं तरंग यानी द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर बोलते हैं इसको, ड्यूअल नेचर। जिस प्रकार फोटोन कण एवं तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार जालक में
फोनॉन भी द्वैत प्रकृति रखता है। ठीक है, इसका भी ड्यूअल नेचर होता है। दूसरा कि जिस प्रकार से फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, उसी प्रकार से इस फोनॉन की एनर्जी भी क्या होती है, h न्यू होती है। ठीक है, यानी एनर्जी इसकी क्या होती है, क्वांटीकृत होती है इसकी एनर्जी। फोनॉन की ऊर्जा कंपन ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो है दोलकों के कंपन करने की वजह से। E बराबर NH न्यू द्वारा दी जाती है, जहां पर न्यू क्या है, कंपन की विधा या मोड ऑफ वाइब्रेशन। कंपन विधा की आवृत्ति है, मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो है एन, यहां पर शून्य या फिर पूर्णांक हो सकता है। ऐसा आपको पता ही है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा है इसका कि इसका जो संवेग होता है, संवेग किस प्रकार से दिया जाता है। फोनॉन का संवेग P बराबर h कट के ph से व्यक्त किया जाता है। फोनॉन का जो संवेग होता है वो P बराबर h कट के ph नीचे लगाना है से व्यक्त किया जाता है, जहां k ph के फोनॉन, फोनॉन के लिए तरंग सदिश है, तरंग संचरण सदिश है। जहां k ph बराबर है फोनॉन तरंग संचरण सदिश। ठीक है, तरंग संचरण नियतांक। h कट यहाँ पर क्या है, h/2π। तो h कट के क्या है, यानी जो फोनॉन का संवेग होता है वो क्रिस्टल संवेग भी कहलाता है। क्रिस्टल संवेग हमने पढ़ा था h कट के, लिखो इसको। लिख लिया। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका जो संवेग होता है वो h कट के ph के द्वारा दिया जाता है। P बराबर h कट के, इसे क्रिस्टल संवेग भी कहते हैं। तीसरे में लिखना, इसे क्रिस्टल संवेग भी कहा जाता है। ओके बच्चों, अब चौथा पॉइंट क्या है कि इसकी फोनॉन की जो कुल ऊर्जा होती है क्रिस्टल में, वो उसमें ऊर्जा कहलाती है। क्रिस्टल में फोनॉन की कुल ऊर्जा उसमें ऊर्जा कहलाती है। इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा। पांचवा पॉइंट, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोनॉन का अस्तित्व तभी होता है जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। भाई एनर्जी सप्लाई होगी, कंपन बनेंगे, कंपनों को लेके कौन जाएगा, फोनॉन। जो पॉइंट है वो कौन है, फोनॉन है। ठीक है, तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे दी जाएगी, उसमें ऊर्जा कहलाती है, वो फोनॉन की उसमें ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो अगली प्रॉपर्टी वो कैसी है। अगली प्रॉपर्टी है कि यदि हम इसके बात करें कि इसका वितरण किस प्रकार से होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा होता है, तो फोटोन की तरह, ठीक है, ये क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होता है।
इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है अविभेद्य कण, हम सांख्यिकी पढ़ चुके हैं पिछली बार। इनडिस्टिंग्विशेबल होता है और ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। बोस-आइंस्टीन का इसलिए पालन करता है क्योंकि इसका जो प्रचक्रण होता है ना, स्पिन होती है, वो इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है। 1 इस प्रकार से 2, जब 1 2 3 4 इस प्रकार से हो तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। फोनॉन अविभेद्य कण होते हैं एवं ये बोस-आइंस्टीन यानी सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो ये क्या है? ये बोसोन कण है, ध्यान रखना। ये एवं ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। अतः फोनॉन फोटोन की भांति जैसे फोटोन बोसोन होता है, वैसे ही फोनॉन भी क्या होता है? बोसोन होता है, बोसोन कण होते हैं। बोसोन कण होते हैं, कहलाते हैं, जैसे भी लिख लेना, ठीक है। अब इनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जाता है कि भाई यदि हम अपने को औसत कण निकालने हैं, फोनॉनों की संख्या, फोनॉन की संख्या ताप पर निर्भर करती है। डिपेंड तो टेम्परेचर, सब जो खेल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, उसमें ऊर्जा दे रहे हैं। फोनॉन की संख्या ताप पर निर्भर करती है एवं औसत संख्या, ठीक है, औसत संख्या n बार फोनॉन की संख्या 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h का ओमेगा या फिर h न्यू, एक ही बात है, अपॉन k b t। ये b नीचे लगाना है, ध्यान रखना, k के नीचे, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक, k b टू t -1। ये बोल्ट्जमान वितरण फलन है से व्यक्त की जाती है। ठीक है, किससे व्यक्त की जाती है औसत संख्या? n बराबर 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h का ओमेगा ऊपर k b t -1 से व्यक्त की जाती है, जहां k b बोल्ट्जमान नियतांक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? टेम्परेचर। तो देखो T बढ़ाएंगे, ठीक है, T बढ़ाने से एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी? ये कम आएगी ना, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कम होगी, और ये बढ़ाने से ओवरऑल एक्सपोनेंशियल घटेगा, तो ये घटता जाएगा, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट डिक्रीज होता जाएगा, तो फोनॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो तापमान बढ़ाने से जल्दी जल्दी कंपन होते हैं, तो फोनॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने से फोनॉन की संख्या बढ़ती है, तो पहले इसको लिख लो, ओमेगा यहां पर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो क्या है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर या कंपन विधा के अंदर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सभी ऑसिलेटर वाइब्रेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखो, इसी के अंदर नीचे लिखना है कि ताप बढ़ाने पर फोनॉन की संख्या बढ़ती जाती है या बढ़ती है,
ऐसे लिख लो बस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो औसत जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁴ से 10⁴ हर्ट्ज तक की रेंज में पाई जाती है, यानी एक ब्रॉड रेंज मिलता है फ्रीक्वेंसी का। जो हम बात करें फोनॉन की फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, इसकी जो कंपन फ्रीक्वेंसी है या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, कंपन विधा के अंदर जो आवृत्ति है उसकी परास विस्तृत होती है 10⁻⁴ से 10⁻13 या 14 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो जो निम्न फ्रीक्वेंसी या जो न्यून आवृत्ति का जो क्षेत्र है वो ध्वनिक क्षेत्र कहलाता है, ध्वनिक क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि साउंड जो होता है, साउंड वेलोसिटी या फिर ध्वनिक क्षेत्र है, जो साउंड एकॉस्टिक रीजन है उसमें ध्वनि तरंगें चलती हैं तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। और जो दूसरा है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसमें जो मिलेगा फोनॉन, ठीक है, वहां पर वो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो लिखो इसमें फोनॉन के लिए आवृत्ति परास विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब है कि 10⁴ से लेकर 10⁻13 हर्ट्ज तक विस्तृत पाया जाता है। न्यून आवृत्ति क्षेत्र, न्यून आवृत्ति क्षेत्र ध्वनिक क्षेत्र, मतलब एकॉस्टिक रीजन, न्यून फ्रीक्वेंसी वाला, न्यून आवृत्ति वाला, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला क्षेत्र ध्वनिक क्षेत्र होता है। ध्वनिक क्षेत्र वह उच्च आवृत्ति क्षेत्र अवरक्त, वह उच्च आवृत्ति अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। अवरक्त का मतलब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसमें जो लोअर वाला पार्ट है वो एकॉस्टिक रीजन में आएगा, पाया जाता है, और जो हायर वाला पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, अवरक्त क्षेत्र में, यानी इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलता है। उसके बाद में अगला पॉइंट कि अब हम इसकी बात करें कि जो फोटोन का क्वांटम क्षेत्र होता है, फोटोन का वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। सतत क्वांटम क्षेत्र किसका होता है, फोटोन का। और विविक्त क्षेत्र, जो विविक्त क्वांटम क्षेत्र मिलता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट, असतत या विविक्त क्षेत्र होता है फोनॉन का, ठीक है। दोनों कणों के क्वांटम क्षेत्र प्राप्त होते हैं, दोनों क्षेत्रों के क्वांटम क्षेत्र प्राप्त होते हैं। फोटॉन सतत क्वांटम क्षेत्र में एवं भाई फोटोन है वो सतत क्वांटम क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जो एनर्जी का बनता है वो कंटिन्यूअस क्वांटम रीजन बनता है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है। एवं फोनॉन के लिए विविक्त क्वांटम क्षेत्र होता है। विविक्त क्वांटम क्षेत्र, इसके लिए डिस्क्रीट होता है भाई, ठीक है। लिखो ये पॉइंट्स।
क्लियर, लिखो इसको। ओके, अगला पॉइंट लिखो इसमें। अगला पॉइंट कि हमने देखा कि फोनॉन की जो एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा होती है, वो उसमें ऊर्जा होती है। तो इस कंडीशन में जालक को फोनॉन गैस की भांति व्यवहार के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि फोनॉन की एनर्जी क्या है, टोटल थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा, ठीक है। तो फोनॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस जालक को फोनॉन गैस की भांति, जैसे इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं इसी मटेरियल में, तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की भांति व्यवहार में लिया जाता है। इसी प्रकार से फोनॉन यदि ज़्यादा होंगे तो फोनॉन गैस की तरह माना जाता है। क्योंकि फोनॉन की कुल ऊर्जा उसमें ऊर्जा होती है, अतः जालक क्रिस्टल को फोनॉन गैस की भांति माना जा सकता है, ठीक है। यानी जालक किसकी तरह व्यवहार करता है, एज ए फोनॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यदि मान लो कोई एक्स किरण आ रही है और क्रिस्टल से टकरा रही है, कोई एक्स किरण आ रही है और क्रिस्टल से टकरा रही है, ठीक है। तो यदि इसका प्रकीर्णन हो जाए यहां पर, ठीक है, इसका प्रकीर्णन हो जाए क्रिस्टल से एक्स किरण आए और इसकी टक्कर कैसे हो, प्रत्यास्थ टक्कर। यदि इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। मतलब जितनी एनर्जी एक्स किरण लेके आ रही थी उतनी ही प्रकीर्णित एक्स किरण लेके चली जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। कितने संवेग से, माइनस एच कट जी वेक्टर से संवेग से ये रिकॉइल हो जाएगा, ये एनर्जी लेके नहीं जाएगा, प्रतिक्षिप्त हो जाएगा। माइनस एच कट जी वेक्टर संवेग से, जी वेक्टर यहां पर क्या है, व्युत्क्रम जालक सदिश, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी जब एक्स किरण क्रिस्टल से क्रिस्टल पर आपतित होती है एवं प्रत्यास्थ टक्कर करती है, तो इस अवस्था में देखा जाता है कि फोनॉन का न तो उत्सर्जन होता है न ही अवशोषण होता है। न तो उत्सर्जन होता है एवं न ही अवशोषण होता है, लेकिन ये तो एक आइडियल कंडीशन है, अदरवाइज प्रत्यास्थ टक्कर होती ही नहीं है। जो
जो टक्कर होती है वो हमेशा इनइलास्टिक होती है, नहीं तो उत्सर्जन होता है नहीं अवशोषण होता है, अर्थात साधारण प्रक्रिया होती है, साधारण प्रक्रिया नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस होगी जिसके अंदर आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, फिर इसके बाद में हम लिखते हैं कि इसमें इसको पहले तो तरंग सदिश के रूप में लिखेंगे, तरंग संचरण सदिश के संरक्षण के नियम अनुसार, फिर लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्योंकि जब प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो प्रत्यास्थ टक्कर होने पर यह देखा जाता है कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सीडेंट आपतित होती है, प्रकीर्णित एक्सीडेंट जो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब यहां पर है तो फोनोन का अवशोषण होगा, नहीं उत्सर्जन होगा। तो इसमें देखो इसी लाइन के अंदर कि प्रत्यास्थ टक्कर में प्रकीर्णित फोटोन, ठीक है, एक्स किरण है, प्रकीर्णित फोटोन है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो कि तरंग सदिश संरक्षण, तरंग सदिश संरक्षण क्या है कि मान लो h कट k डैश, ठीक है, सॉरी h कट थोड़ी आएगा, केवल k डैश आएगा। k डैश यहां पर जो तरंग सदिश है, तरंग संचरण सदिश है, वो है प्रकीर्णित एक्स किरण का, यानी प्रकीर्णित फोटोन का। तो ये बराबर होगा k प्लस g वेक्टर, ठीक है। यहां पर ये क्या है, प्रकीर्णित, ये है आपतित, और जी क्या है, जातक व्युत्क्रम सदिश, रेसिप्रोकल सदिश वेक्टर, ठीक है। मान लो कि किसी क्रिस्टल के ऊपर के तरंग संचरण सदिश का कोई फोटोन आपतित होता है, एक्स-किरण आपतित होती है, तो कुछ उसमें क्या करेगा क्रिस्टल, कुछ उसमें जो पार्ट होगा वो व्युत्क्रम जालक सदिश के रूप में चला जाएगा, और जो बचा हुआ तरंग संचरण सदिश है वो चला जाएगा प्रकीर्णित एक्स-किरण के रूप में, ठीक है। ये तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम ये कहेगा इस नॉर्मल प्रोसेस में कि एच कट लगा दो केवल इसके ऊपर, प्रकीर्णित एक्सीडेंट का संवेग, ठीक है, ये प्रकीर्णित एक्सीडेंट का संवेग है, एक्स किरण संवेग। तो एक चीज इंपॉर्टेंट दिखनी है कि क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल जो होगा, जो क्रिस्टल है वो माइनस एच कट जी वेक्टर संवेग से प्रतिक्षिप्त होता है या रिकॉइल हो जाता है। ठीक है, आपने क्रिस्टल के ऊपर कोई एक इंसिडेंट करवाया, फोटोन, एक एक्स किरण डाली,
तो वो क्रिस्टल खुद क्या करता है, माइनस एच कट जी वेक्टर संवेग से प्रतिक्षिप्त रिकॉइल होकर चला जाता है। ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, पहले इसको लिख लो। लिख लिया होगा ये वीडियो को पॉज करके। बात प्रत्याश टक्कर की हो रही है भाई, ठीक है ना। प्रत्याश टक्कर के अंदर प्रकीर्णित फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उस फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से वहां पर एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन होगा। ऊर्जा संरक्षण लिखो। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि एच कट ओमेगा डैश बराबर एच कट ओमेगा, ये क्या है? प्रकीर्णित फोटोन। और ये है आपतित ऊर्जा, ये आपतित एक्सकिरण की ऊर्जा। आपतित एक्सकिरण की ऊर्जा लिखना है इसको, तो दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अगला देखो, प्रत्याश टक्कर में प्रत्याश टक्कर में प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित एक्सकिरण की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। अतः क्रिस्टल में फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण देखा जाता है। ठीक है, तो या तो फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आ सकता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ये फोनोन के अस्तित्व का प्रमाण भी है कि क्रिस्टल में जब अप्रत्याश टक्कर होती है एक्सकिरण की उसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर, तो उसके संवेग में और उसकी एनर्जी में चेंज आता है। इसको हम समझ सकते हैं फोनोन के कंसेप्ट के ऊपर, अदरवाइज हम नहीं समझ सकते। तो ये फोनोन के अस्तित्व का प्रमाण भी देता है ये पॉइंट। ठीक है, लिखो इसको। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि हम यहां पर देखने जा रहे हैं सबसे पहले एक पार्ट अवशोषण। यदि अवशोषण हो जाए इसका फोनोन का, तो क्या होगा? अवशोषण में ये होगा कि आपके पास मान लो क्रिस्टल है और इधर से एक आपतित एक्सकिरण आ रही है, ठीक है, और यहां पर मान लो कि आपके पास एक कोई क्रिस्टल है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा कि यहां से इस प्रकार से एक, जैसे एच कट के वेक्टर है और इधर से एच कट के फोनोन, ठीक है, ये आया और क्रिस्टल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? तो यहां से क्या होगा? फिर प्रकीर्णित निकलेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में तरंग संरक्षण नियम से हम लिख सकते हैं, तरंग संरक्षण का नियम क्या कहेगा कि जो के डैश वेक्टर है, के डैश वेक्टर है किसका? प्रकीर्णित एक्सकिरण का, ठीक है, वो किस किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? एक तो आपतित
एक कौन आ रहा है, ये भी तो आ रहा है क्रिस्टल के ऊपर, ये भी आ रहा है क्रिस्टल के ऊपर, तभी तो उसने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, के वेक्टर फोनॉन प्लस जी वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है। ओके, ये किसकी कंडीशन लेके ध्यान रखेंगे आप, ये अवशोषण की कंडीशन है। ठीक है, यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोनॉन का तरंग संचरण सदिश। और ये प्रकीर्णित का है, ये किसका है, प्रकीर्णित, ये प्रकीर्णित फोटोन। इस प्रकार से ये इसका क्या होगा, कंसेप्ट होगा। उसके बाद में जो संवेग दिया जाएगा, संवेग संरक्षण, उसको लिख लो। संवेग संरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, इसके ऊपर कौन कौन आ रहा है, आपके हो रहा है एच कट के डैश वेक्टर इज इक्वल टू प्रकीर्णित संवेग। भाई कितना संवेग लेके जाएगा, कितना संवेग लेके जाएगा, एक तो आपके एक्स का संवेग, एक इसके ऊपर जो आपके हो रहा है कौन, फोनॉन। ठीक है ना, उसका संवेग, ताकि क्रिस्टल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और ये कितना लेके जाएगा, एच कट के डैश वेक्टर, तो प्लस एच कट के फोनॉन प्लस एच कट जी वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन दी जाएगी। और ऊर्जा संरक्षण क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम कि ये कितनी एनर्जी लेके जाएगा, एक तो आपके एक्सटर्नल की एनर्जी प्लस फोनॉन की एनर्जी। एच कट ओमेगा डैश बराबर एच कट ओमेगा इसकी है आपके एक्सटर्नल की प्लस एच कट ओमेगा फोनॉन। ठीक है जी, देखो इसको, तीनों चीजें याद कर लेनी है आपको। तरंग संचरण, एब्जॉर्प्शन को लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए आपको। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बाहर से आ रहा है, ठीक है, और एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जैसे ये जा रहा है क्रिस्टल की तरफ, तो ये भी क्रिस्टल की तरफ आएगा, मतलब ये जुड़ेगा किसके साथ, आपके डायरेक्शन के साथ जुड़ेगा, आप में जुड़ जाएगा, आपके दे रहा और आपके दे रहा, उसके साथ साथ फोनॉन जुड़ता जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि यदि मान लो इसका क्या होगा, उत्सर्जन हो जाए, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होगा, फोनॉन का उत्सर्जन की प्रक्रिया में तरंग संचरण सदिश संरक्षण, उत्सर्जन की प्रक्रिया में होगा, कई बार क्रिस्टल को इस प्रकार से लाइन से, फिर कई बार डॉट एक परमाणु से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, यहां से इसके ऊपर आपतित हो रहा है फोटोन, ये आपतित फोटोन है। ठीक है, इसका तरंग संचरण है के वेक्टर। यहां से एक कौन निकल गया, फोनॉन निकल गया। ये फोनॉन उत्सर्जित हो रहा है, फोनॉन निकल रहा है यहां से, ध्यान रखना, डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ। ये इसके ऊपर आपतित हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसका तरंग संचरण सदिश है के फोनॉन, यहां से एक कौन निकलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और इसकी ये आएगा के डैश प्रकीर्णित फोटोन। तो देखो ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, के डैश वेक्टर प्लस के फोनॉन बराबर आपतित की डायरेक्शन में कौन होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर।
ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेगा यहाँ पर? संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण का नियम इस प्रकार से चलेगा, एच कट लगा दो पूरी इक्वेशन में। प्रकीर्णित फोटोन के पास जो संवेग है उसके साथ कौन जुड़ेगा? संवेग में फोटोन जुड़ेगा, ये बाहर निकल रहा है। ऊर्जा संरक्षण, तो हुआ क्या? आपतित फोटोन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्रकीर्णित फोटोन में और फोनॉन की एनर्जी के अंदर, ठीक है। स्कैटरिंग हो रही है इनइलास्टिक, तो फोनॉन यदि नहीं होता, मान लो कि ये यहाँ पर ये टर्म नहीं होती, तो हम, क्योंकि यहाँ पर इनइलास्टिक स्कैटरिंग में ओमेगा डैश के बराबर नहीं होता है, तो ये जब इसके बराबर नहीं है, तो ओमेगा जब ओमेगा डैश नहीं है, तो फिर एक नई क्वांटिटी चाहिए होगी, उसको लाने के लिए फोनॉन का कंसेप्ट काम में लिया गया कि इसने मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, कुछ प्रकीर्णित फोटोन के पास चली गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बची थी, वो कहाँ गई? इसलिए वहां पर कंसेप्ट लिया गया कि थर्मल एनर्जी के अंदर भी एक एनर्जी का क्वांटा होता है, फोनॉन होता है, वो उस एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वाइब्रेशंस के अंदर काम आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझा जाता है इसको फोनॉन के अस्तित्व को। लिखो, बनाओ इसको डायग्राम। लिख लिया? अस्तित्व के प्रमाण, फोनॉन के अस्तित्व के प्रमाण क्या क्या हैं? पहला कि जब एक्स किरण फोटोन की क्रिस्टल के साथ अप्रत्याश टक्कर होती है, तो उस अप्रत्याश टक्कर में संवेग संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम फोनॉन की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। जब एक्स किरण फोटोन की क्रिस्टल से अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो संवेग संरक्षण या फिर कहें ऊर्जा संरक्षण नियम को फोनॉन की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा यह है कि परम शून्य ताप पर जो ऊष्माधारिता होती है क्रिस्टल्स की, वो लगभग शून्य होती है, ठीक है, हीट कैपेसिटी। उसको समझने के लिए भी फोनॉन का कंसेप्ट काम में लिया जाता है।
इसे फोनॉन की सहायता से समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लिखो इसको। ठीक है, ये अपना फोनॉन कंप्लीट है। और फोनॉन के बाद में अब आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि कहलाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, जो कि सबसे पहले उसमें क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, डुलोंग-पेटिट का नियम, दूसरा क्वांटम आधार पर सबसे पहले आइंस्टीन, और उसके बाद में डिबे का मॉडल। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो एक नए पेज से, चालक विशिष्ट ऊष्मा या चालक ऊष्मा धारिता, चालक ऊष्मा धारिता। लेटिस हीट कैपेसिटी। लेटिस हीट कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले हीट कैपेसिटी को समझो, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी आती है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? ऊष्मा धारिता का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास पदार्थ है, उसके संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, उसके पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्मा धारिता कहलाती है। संपूर्ण पदार्थ, कोई आपके पास पदार्थ है, मटेरियल है, उसके संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्मा धारिता कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। जालक की बात कर रहे हैं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल के लिए अप्लाई कर देंगे इसको, वो कहलाएगी जालक ऊष्मा धारिता। अब उसमें ऊष्मा धारिता से ही बनते हैं विशिष्ट ऊष्मा, कि पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का, क्या कह रहे हैं, प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी, या फिर प्रति एकांक द्रव्यमान की जो ऊष्मा धारिता होगी, उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपके पास सैंपल है, कोई पदार्थ, उसका तापमान T से बढ़कर T + dt हो गया, और वहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता dQ हुई, तो dQ/dt क्या कहलाएगा? C कहलाएगा ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। तो लिखो, पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसी प्रकार से पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा धारिता, प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा धारिता का मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, या तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा धारिता विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, यदि पदार्थ का ताप T से T + dt बढ़ने पर T
से बढ़कर टी प्लस डी टी कर दिया जाए तो इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी ली है उसने, वो डी क्यू ली है। तो C बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा C बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये अपना क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। ये लो डी क्यू बाई डी टी। तापमान डी टी बढ़ा है कितनी एनर्जी में, डी क्यू एनर्जी में। अब इसके दो प्रकार होंगे, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp। तीर की मॉडल है, उनमें से एक मॉडल जरूर पूछा जाता है हर बार, पक्का है, यहां से पूछा है और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, कि जब हम टेम्परेचर T से T प्लस टी बढ़ा रहे हैं तो उस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहां पर यदि हमने उसको एनर्जी जालक को dq दी है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी Cv बराबर dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हटा दो यहां से ब्रैकेट को और इसको लिख दो C कैपिटल। तो Cv बराबर dq बाई dt यानी स्थिर आयतन पर। ठीक है, दूसरा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होती है dq बाई dt। आपने पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान, पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो एनर्जी है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। कांस्टेंट किसके ऊपर है, प्रेशर के ऊपर। लिखो इसको। लिखा, चलो ओके। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ठोस की या फिर कहें कि जालक की, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो जालक की हमने स्पेसिफिक हीट देख ली है, विशिष्ट ऊष्मा देख ली ऊष्माधारिता की सहायता से। तो आइए हम बात करें, तो मान लो कि यदि किसी ठोस पदार्थ की बात करेंगे, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कैसे होगी, इसमें दोनों का योगदान होता है। एक तो जालक की जो अभी हमने लिखा है, चालक के कारण, लैटिस के कारण, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी ठोस पदार्थ को एनर्जी दी जाती है, उसमें ऊर्जा दी जाती है, तो उसमें उत्तेजन भी होता है और उसमें कंपन भी होते हैं। उसमें कंपन कहाँ होंगे, परमाणु जब कंपन करेंगे, ठीक है, और उसमें उत्तेजन कहाँ होगा, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर उससे विशिष्ट ऊष्मा में योगदान देते हैं। तो लिखो, किसी ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है। ये किस प्रकार से होती है, C ठोस बराबर
डी। अब देखो हमने लिखा था dq बाई dt। यदि हम स्थिर आयतन पर बात करें, ठीक है, स्थिर आयतन पर, तो cv का मतलब क्या होगा? स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर dq बराबर होता है du प्लस p dv। स्थिर आयतन पर dv 0 हो जाता है, तो dq किस में कन्वर्ट हो जाता है? du में। तो दी की जो एनर्जी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो du बाई dt पहला तो आएगा चालक के कारण, और दूसरा इसमें जो योगदान आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, ये किसकी वजह से है? ऊष्मीय कंपन के कारण। और ये क्या है? ऊष्मीय उत्तेजन के कारण। उसमें उत्तेजन का मतलब क्या होगा? आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एनर्जी मिलती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? इसमें इंटरनल एनर्जी पे टेम्परेचर के साथ वहां पर बिहेवियर देखा जाता है। तो du बाई dt इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा जो हमने पढ़ा, परंतु होता क्या है ठोस पदार्थों के लिए इसके रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल नेग्लेक्ट होती है, नगण्य। ठीक है, जो प्रमुख योगदान होता है वो किसका होता है? इसका, चालक का। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण, जो ऊष्मीय उत्तेजन के कारण जो विशिष्ट ऊष्मा आ रही है उसका योगदान नगण्य होता है। तो मुख्यतः जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसके कारण बनती है? चालक विशिष्ट ऊष्मा के कारण। और हम पढ़ेंगे पहला नियम, डुलोंग-पेटिट का नियम, जो कि क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। रिवाइज करना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।